हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए मैराथन सेशन लेके आ गई हूँ और उसमें भी हिस्ट्री का मैराथन 4 लेके आ गई हूँ। यानी कि आपका 3 मैराथन हिस्ट्री का हो चुका है और भी सब्जेक्ट का मैराथन हो चुका है। सबका आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आज है हिस्ट्री का मैराथन 4, तो चलिए देखते हैं 4 पर करते हैं विचार। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। कंचूर और तंगियूर नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जो पूछ लिया गया है। तो जो ये तो सबसे पहले ये दोनों ग्रंथ का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, कौन, तो कंगियूर और तंगियूर, या फिर कंचूर या तंगचूर दोनों रह सकता है। ऐसे कंगियूर और तंगियूर याद रखिएगा। और इसके रचनाकार जो कौन है, तारानाथ। तारानाथ जो क्या थे, तिब्बती बौद्ध लेखक, यानी कि तिब्बत के हैं, तो तिब्बती बौद्ध लेखक इनको कह सकते हैं, जिन्होंने क्या किया है, कंचूर और तंगियूर का ग्रंथ का क्या किया है, रचनाकार किया है, रचना किया है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। उसी तरह हेरोडोटस की बात कर लें तो हेरोडोटस इतिहास का पिता को कहा जाता है। ये सब चीज तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है और हेरोडोटस की ही एक बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक की जब बात करेगा तो क्या हो जाएगा, हेरोडोटस। वहीं अगर बात कर ले अलबरूनी की, तो अलबरूनी से क्या की पूछा जाता है कि जो अलबरूनी था ये किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद गजनवी के शासन काल में आया था। मोहम्मद गजनबी के शासन काल में आया था कौन, तो आया था अलबरूनी, आया था। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। और बात करेंगे अलबरूनी से किताब का, किससे कौन किताब, तो इसने एक किताब की रचना की थी। कौन सा किताब, तहरीक ए हिंद, तहरीक ए हिंद। इसको क्या मतलब कि क्या, भारत की खोज, भारत की खोज या तहरीक ए हिंद किताब की रचना किसने की थी, तो अलबरूनी ने। वही बात कर लेंगे अगर हुएन सांग का, तो ये किसके शासन काल में आया था, हुएन सांग चीनी यात्री। तो ये जो चीनी यात्री था हुएन सांग, ये किसके शासन काल में आया था, ये आया था किसके शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में, हर्षवर्धन के शासन काल में। ये सब प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। वही हुएन सांग ने क्या किया था, अपना यात्रा वृत्तांत का जो वर्णन है, इसने जो देशों का यात्रा किया था उसका यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में मिलेगा, वो ये भी पूछ लिया जाता है। तो किस पुस्तक में, तो CU की पुस्तक में क्या मिलता है, इसके यात्रा वृत्तांत का वर्णन। तो ये था हमारा पहला प्रश्न, जिससे जो भी प्रश्न बन सकते थे आपको बताया गया। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सुंग वंश की नींव किसने डाली, तो सुंग वंश की नींव किसने डाली थी, तो ये डाली थी किसने, यानी कह सकते हैं कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब और क्या जान सकते हैं इससे संबंधित प्रश्न, तो सुंग वंश का अगर आपसे पूछ दे कि राजधानी क्या हो जाएगा, सुंग वंश का राजधानी अगर आपसे पूछ दे कि क्या हो जाएगा, तो राजधानी क्या होगा, विदिशा। ठीक, और क्या प्रश्न बनता है, सुंग वंश ही ऐसा, अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सा राजवंश था जिसने हत्या कर सत्ता को हथियाया और अंत भी उसका हत्या द्वारा ही हुआ था, तो बस इस चीज को सुन लीजिए और माइंड में रख लीजिए कि ऐसा वंश जिसने हत्या कर सत्ता भी हथियाया और अंत भी इसका हत्या द्वारा ही हुआ, ये कौन था, तो सुंग वंश था। ठीक, वही बात अगर कर ले कि सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति,
देवभूति जो था वो क्या था? शुंग वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक। ठीक। और अगर पूछे कि भरहुत स्तूप निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप निर्माण तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप निर्माण करवाया था। किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक। वही वासुदेव की बात कर ले तो वासुदेव ने क्या किया? देवभूति की हत्या कर दी थी और किसका, कौन सा वंश का स्थापना कर दिया था? तो कण्व वंश का। तो अगर आपसे पूछ दे कि देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की थी, तो किसने? तो वासुदेव ने। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिखते चलिएगा, सुन के भी लिख सकते हैं, देख के भी अच्छे से नोट्स आप लोग तैयार कर ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। संगम काल में कितने मुख्य राज्य थे? अब आ गया दक्षिण भारत का संगम काल से संबंधित प्रश्न कि दक्षिण भारत का संगम काल में कितने मुख्य राज्य थे? तो कितने मुख्य राज्य थे? 3। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। संगम का अर्थ ही क्या होता है? मिलन। मिलन कहिए या फिर परिषद कहिए या फिर गोष्ठी। तो ये सब हो जाता है किसका? संगम का अर्थ। वही संगम काल में अगर पूछे कि सभाएं कितनी हुई थी, संगम काल में सभाएं कितनी हुई थी, तो वो भी 3 हुई थी। तो संगम काल में सभाएं 3 हुई थी। जैसे कि राज भी मुख्य कितने थे? तो 3। और सभाएं भी कितने हुई थी? तो 3 ही हुई थी। और यहाँ प्रश्न हमारा राज्य से था कि संगम काल में कितने मुख्य राज थे, तो वो 3 मुख्य राज थे। तो कौन कौन मुख्य राज थे वो भी जान लेते हैं, उनका नाम जान लेते हैं। तो कौन कौन थे? पांड्य, चेर और चोल, यही थे 3 मुख्य राज। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। बात करेंगे तीनों सभाएं की जो संगम काल के समय में हुई थी, उससे क्या प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता? तो उससे आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि जो पहला संगम हुआ था, पहला संगम हुआ था कहाँ हुआ था? तो पहला संगम हुआ था मदुरै में, मदुरै में। और अध्यक्षता किसने की थी? किसका? पहला संगम का अध्यक्षता किसने की थी पूछ लिया जाता है। तो अध्यक्षता की थी किसने? अगस्तियन। किसने? अगस्तियन की थी। अगस्तियन मुनि नाम ने किया था क्या? पहला संगम का अध्यक्षता। चूंकि 3 सभा हुआ था, तो तीनों का पूछ लिया जाता है कि पहला संगम या पहला सभा कहाँ हुआ? तो मदुरै में। अध्यक्षता कौन किए? तो अगस्त्य मुनि। वही अगर दूसरा का बात कर ले कि दूसरा संगम या दूसरा सभा कहाँ हुआ था, तो दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में। कहाँ? तो कपाटपुरम में। और इसके अध्यक्षता किसने किया था दूसरा का? ये भी जान लीजिए। आप लोग सबको सजाकर एक तर लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका अध्यक्षता जो किया था किसने किया था? तो लक्का पियर ने। किसने? तो लक्का पियर ने। चूंकि ये दक्षिण भारत से संबंधित है तो नाम थोड़ा सा ऐसा आपको मिल रहा है, इसलिए आपको तो ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब सारा आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। बात करेंगे अगर वही तीसरा संगम, कि तीसरा संगम कहाँ हुआ था, तो तीसरा संगम भी जो हुआ था वो मदुरै में ही हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तीसरा संगम की बात करेगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नकीर ने। ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और कहाँ हुआ था ये, इसमें जितना भी पॉइंट आपको बताया गया ये सब एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि भारत का बिस्मार्क तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, जो भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ये तो आप लोग उप प्रधानमंत्री भी थे। और इनको क्या किया था? सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो बारदोली की महिलाएं ने उपाधि प्रदान की थी। ये सब आपको हम बहुत बार पहले भी बता चुके हैं।
वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता था, तो इनको एक उपाधि प्राप्त था क्या, तो लेडी विद द लैंप। लेडी विथ द लैंप अगर आपसे पूछ दे कि लेडी विथ द लैंप किसे कहा जाता है या इसकी संज्ञा किसे प्राप्त है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के। ठीक, वही बात करें मैकियावेली से संबंधित, तो अगर भारत का मैकियावेली पूछ ले कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो वो चाणक्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, भारत का मैकियावेली। तो भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को। और वही मैकियावेली का एक पुस्तक क्या फेमस है, तो द प्रिंस। तो द प्रिंस के लेखक कौन हो जाएंगे, मैकियावेली। अब भारत का मैकियावेली कौन है, तो चाणक्य। और भारत का बिस्मार्क कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो कंफ्यूज नहीं होना। जब भी रहे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ, यानी कि सबसे पहले कहाँ हुआ, तो हुआ कहाँ, ये अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क। कहाँ पड़ता है, अमेरिका में ही। और कब हुआ था स्थापना, तो 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ, यानी कि अमेरिका में। और अमेरिका ही इसका क्या बना था, प्रधान केंद्र बना था। किसका, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना केंद्र का प्रधान केंद्र कौन बना, तो ये बना कौन, अमेरिका। ठीक, वही अगर बात कर ले कि इसके संस्थापक कौन थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक कौन थे, मैडम ब्लाटबस्की। मैडम ब्लाटबस्की। और एक नाम क्या था इनके साथ जुड़े हुए, कर्नल अलकाट। कर्नल अलकाट, ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था। और जब अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट नोट करके लिख लीजिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई, तो भारत में हुई थी 1982 में। जबकि सबसे पहले कहाँ हुआ, अमेरिका में 1875 में ही। और भारत में कब हुआ, 1982 में। और बात करेगा कि भारत में इसका केंद्र कहाँ, तो कहाँ, चेन्नई के निकट। चेन्नई के निकट कहाँ, तो अडियार में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। सूरत जो कि 1907 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आ गया आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित प्रश्न, जो कि आपको टॉपिक वाइज संडे स्पेशल में पूरा पढ़ाया हुआ है। जितने भी अधिवेशन है, अध्यक्षता किसने की, सारा चीज आपको उसमें पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को देखा कीजिए जाके। बात करेंगे कि सूरत के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस जिसमें क्या कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यही इससे क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि किसमें हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, कांग्रेस विभाजन। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी अध्यक्षता की थी, तो 1905 में। कहाँ, तो बनारस में। और इसमें इन्होंने क्या मुद्दा रखा था, स्वदेशी की मांग रखी थी। क्या रखी थी, स्वदेशी की मांग रखी थी। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। बात करेंगे दादा भाई नौरोजी ने तो 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। क्यों, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या किया था, स्वराज की मांग की थी। किसकी मांग की थी, तो स्वराज की मांग की थी। बात करेंगे महात्मा गांधी, तो वर्ड टाइप हो गया है, हटा दीजिए। बात करेंगे महात्मा गांधी का कौन सा अधिवेशन, तो एकमात्र अधिवेशन कौन सा, 1924 का कौन अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, जो कि
किसने अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने। तो इसमें तो यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। तो ये सब पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, माफ कीजिएगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो जालियांवाला बाग की बात करें हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। क्यों हुआ था? तो मतलब वहाँ क्या चल रहा था? तो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नेता के गिरफ्तारी के विरोध में क्या हो रहा था? वहाँ जनसभा हो रहा था। तभी जनरल डायर ने क्या कर दिया था? गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ये सब आपको हम पहले भी बहुत बार पढ़ा चुके हैं, इसलिए आज उसको नहीं लिख रहे हैं, बस बोल के निकल रहे हैं। बाकी यहाँ हमारा प्रश्न जो है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि लौटाया? तो सर की उपाधि लौटाया। उसी तरह केसर ए हिंद की उपाधि इस घटना के दौरान किसने लौटा दी? तो महात्मा गांधी ने। किसने? तो महात्मा गांधी ने। और राय बहादुर जी ने, यहाँ राय बहादुर की उपाधि किससे प्राप्त थी? तो जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज, इन्होंने भी अपनी उपाधि क्या की थी? लौटा दी थी। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो जो सॉन्डर्स की हत्या थी वो किसने की थी? भगत सिंह ने। जहाँ जितना पॉइंट बनेगा वहाँ आपको बताया जाएगा, जहाँ लगेगा कि सिर्फ इतना काम चल सकता है वहाँ उतना ही बताया जाएगा। तो भगत सिंह हो गए जिन्होंने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। वही बात कर दे चंद्रशेखर आजाद की, तो पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कहाँ? तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। तो अगर आपसे पूछ दे कि पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए कौन से क्रांतिकारी थे? तो कौन से थे? और वो भी कहाँ? तो इलाहाबाद के कौन से पार्क में? तो अल्फ्रेड पार्क में। अल्फ्रेड पार्क में कौन शहीद हुए थे? तो चंद्रशेखर आजाद। राम प्रसाद बिस्मिल की बात करें तो काकोरी ट्रेन डकैती के क्या थे? यही नायक थे, जबकि उसमें और भी लोग शामिल थे, लेकिन ये मेन नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं था कि आपको पॉइंट नोट करवाया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। मिलान करने का आ गया और ये सब वर्ष इम्पोर्टेंट है इसलिए ऐसा दिया गया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो किससे, कौन से ईस्वी से संबंधित हो जाएगा? तो 1942 से। उसी तरह अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? जो 1946 में। यहाँ देखिए 96 टाइप है, 1946 में। तो इसका तो सीधा सीधी हो जाएगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 1927 में। और वही पुनः समझौता कब हुआ था? तो 1932 में। तो ये सबको फटाफट करते चलेंगे, जहाँ रहेगा डिटेल वाला पूरा वहाँ डिटेल दिया ही जा रहा है। बात करेंगे गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव ने की थी। उसी तरह तुलसीदास का क्या पूछा जाता है? इम्पोर्टेंट है जो रामचरितमानस। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। और एक क्या पूछा जाता है? कवितावली किसकी रचना है? तो ये भी तुलसीदास की। वही सूरदास, तो सूरदास की ही रचना है। ठीक। पाणिनि की बात करें तो ये किसके रचनाकार है? तो अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन? तो पाणिनि। तो 10 प्रश्न यहाँ पे हुए समाप्त। और 10 प्रश्न से संबंधित कितने सारे पॉइंट हम लोग और भी जाने। तो अगर आप लोग को मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो आप लोग पूरा मैराथन देखा कीजिए, सारा आप ही लोग के लिए करवाया जा रहा है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। इब्ने बतूता किसके शासन काल में आया था? देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? इब्ने बतूता। तो इब्ने बतूता कहाँ का रहने वाला था ये भी पूछा जाता है। तो इब्ने बतूता जो था मोरक्को देश का रहने वाला था। कहाँ का? तो मोरक्को का रहने वाला था।
ठीक। और इसका एक पुस्तक था जो बार बार एग्जाम में पूछता है, कौन सा पुस्तक, तो रहेला पुस्तक। कौन सा पुस्तक, तो रहेला पुस्तक का अगर लेखक पूछे कि कौन, तो इब्ने बतूता। ठीक। वही बात करें किसके शासन काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था इब्ने बतूता को, अगर पूछे कि इसको किस पद पर मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब क्या किया था, इसको पद कौन सा प्रदान किया था, तो दिल्ली का काजी पद पर नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी पद पर इब्ने बतूता को क्या किया था, नियुक्त किया था। ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही क्या किया था, इसको राजदूत बना के कहाँ भेजा था, तो चीन भेजा था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए अब आ गया एक बार फिर से 12वां प्रश्न मिलान करने वाला, तो जान लेते हैं क्या है। आ गया है स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। तो ये सब ऐसा स्थान या राज था जो किसको क्या किया था, हड़प नीति का शिकार बनाया गया था। तो ये सब हड़प नीति के शिकार वाले ही स्थान है। और हड़प नीति का शिकार बनाने वाला कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी। ये सब पॉइंट आपको बता चुके हैं। अब यहाँ मिलान करने वाला है, तो चलिए यहाँ जानते हैं कि कौन सा किसको कब मिलाया गया था। तो संबलपुर को कब अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष में क्या हो जाएगा, संबलपुर का क्या होगा, तो 1849। वहीं सतारा को कब, तो 1848। अवध को कब, तो 1856। और झांसी को कब, तो 1853। ये सब हड़प नीति का शिकार बना था। ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में क्या है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई थी ये 1931 में। ठीक। और 1931 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष, अगर इसका निर्माण करने में बहुत सारे लोगों का हाथ था। एक समूह बना था जिसमें कुछ नाम इम्पोर्टेंट है जिनका नाम लिख सकते हैं, जैसे कि गंगा शरण सिंह थे, जयप्रकाश नारायण भी थे, और कौन, फूलन प्रसाद वर्मा भी थे। फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन प्रसाद वर्मा, और क्या थे, राम वृक्ष बेनीपुरी। ये सब का एक समूह बनाकर क्या किया गया था, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। और आपको बहुत बार हम ये सब रिकॉल करवा भी चुके हैं। तो आपका तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल गलत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बार आप लोग को करवाए हैं। टॉप क्वेश्चन का कलेक्शन में भी और अब मैराथन में भी करवाया जा रहा है डिटेल्स के साथ। तो आप लोग ऐसे प्रश्न में गलत मत करिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। उपनिषदें पुस्तक हैं किस पे आधारित, कहने का मतलब यही पूछ रहा है कि उपनिषदें हैं जो किस पे आधारित हैं, तो ये हैं जो दर्शन पे आधारित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। वही बात करेगा कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है क्या, शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। शिष्य का गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, ना कि बकबक करके बकैती करते रहना। मजाक कर रहे हैं आप लोग, समझदार हैं कि शिष्य का गुरु के साथ समय निष्ठा पूर्वक बैठना क्या है, उपनिषद का ही अर्थ है। वही उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो वेदांत भी कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर उपनिषदों की संख्या पूछ दे कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, तो उपनिषदों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जो कुल संख्या है कितनी, तो 108। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, ध्यान में रख सकते हैं। और बार बार बोल रहे हैं, इसके पहले हिस्ट्री का 3 मैराथन हो चुका है सब फुल डिटेल्स के साथ। 30-40 मिनट का सेशन रखता है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ देखा कीजिए। और अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न सुझाव कुछ भी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिए। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे।
वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। तो कहाँ पता चला है? तो अनुराधापुर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और अनुराधापुर जो पहले क्या था? उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी क्या? अनुराधापुर, जिसमें क्या हुआ था? वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। यही ठीक। वही शिलालेख की बात आ गई है, अशोक के शिलालेख से ही संबंधित प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछे कि अशोक का नाम सर्वप्रथम किस शिलालेख में, तो ये किसमें है? मास्की में है। ठीक। तो यहाँ से पॉइंट नोट करके क्या लिख सकते हैं कि अशोक का नाम सर्वप्रथम इसी लघु शिलालेख में मिलता है। किसमें? मास्की शिलालेख में। ठीक। और क्या? अशोक का 4 लिपि था, आपको पता है। ब्राह्मण लिपि तो आ ही गया, यहाँ पर 4 लिपि कौन कौन सा, वो भी लिख लेते हैं, जान लेते हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्टी, एक और कौन? ग्रीक, और लास्ट कौन? अरमाइक। ये चारों लिपि अशोक की लिपि थी। ये सब पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो सब ध्यान में रखना है। अगर पूछ दे शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेख का अध्ययन क्या हो जाता है? तो इपिग्राफी या एपिग्राफी, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, ये था हमारा कैमा नंबर 15वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? बताइए, करेजी लिखा गया, फरैजी होगा जी। फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत जो की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। शुरुआत कहाँ किया था? तो बंगाल में। और कब किया था? तो 1838 में। फरैजी आंदोलन में था क्या ना कि मतलब सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन के समर्थन में जो समर्थक थे वो ही इसका क्या कर रहे थे? मतलब विरोध हो रहा था। तो इसलिए ये आंदोलन चल रहा था, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक के लोग। ठीक। और शुरुआत कहाँ हुआ? तो बंगाल में 1838 में। अगर पूछे कि प्रचार प्रसार किसने किया था इसका, पहले प्रचार प्रसार करिएगा तब ना चुनाव लड़िएगा। उसी प्रचार प्रसार होता है, उसके बाद आंदोलन। तो ये कौन? दादू मियाँ कौन थे? तो दादू मियाँ जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के क्या थे? पुत्र थे। दादू मियाँ इनको मतलब उपनाम दिया गया था। ऐसे जो वास्तविक नाम था दादू मियाँ का क्या था? तो मोहम्मद मोहसिन। तो ये सब पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा, जो हाजी शरीयतुल्लाह का ही पुत्र था। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में नहीं होता है कोई खतरा, तो बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ये तो आपको अभी कुछ देर पहले भी बताएं। तो 1924 का कौन सा एकमात्र अधिवेशन था? बेलगांव अधिवेशन, जो कि कहाँ पड़ा? कर्नाटक में पड़ता है। तो अभी आपको हम बताए ही। वही अगर पूछ दे 1922 का कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। और किसने किया था? तो चित्तरंजन दास जी ने। और चित्तरंजन दास से भी हम आपको जितना पॉइंट बनता है पहले बता चुके हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा बारी बारी से, तब ना पता चलेगा क्या क्या बता चुके हैं, क्या क्या नहीं। इनको देश बंधु भी कहा जाता है चित्तरंजन दास जी को। वही 1928 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था बम्बई अधिवेशन। 1928 का अध्यक्ष था। 1929 में लाहौर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। और लाहौर में हुआ था ये। इसी में तो पूर्ण स्वराज की मांग उठाया गया था, ये सब चीज। तो चलिए अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर।
और बार बार रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए। हर चीज़, हर विषय का आपको करवाया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग जितना हो सके हमें सपोर्ट भी कीजिए। हम आप लोग के लिए और जितना बेहतर कंटेंट तैयार कर सकते हैं करेंगे, और अभी कर भी रहे हैं। तो आप लोग भी तो सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, तो कमेंट किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर करिए। चलिए अब आइए 18 नंबर पे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसेस के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनका कुछ साहित्यिक रचना और जान लेते हैं। ये तो हो ही गया महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमनिसेस। महात्मा गांधी से संबंधित एक और इनका क्या था? बापू के कदमों में। ये सब साहित्यिक कीर्ति है इनका। और ये सब का रचना किसने की थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और क्या कहता है इनका, और ध्यान में रखिएगा। एक हो गया महात्मा गांधी एंड बिहार, एक बापू के कदमों में, एक सत्याग्रह एट चंपारण। देखिए सब महात्मा गांधी से ही संबंधित है, और सबके रचनाकार कौन है? तो यही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। एक और इनका ध्यान रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। कौन डिवाइडेड? तो इंडिया डिवाइडेड। ठीक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में तो पहले भी बता चुके हैं। ऐसे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के सिवान जिला में, और जीरादेई नामक स्थान पर। और ये पता ही है कि 2 बार लगातार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको भारत रत्न का उपाधि भी प्राप्त है। तो ये सब पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से। चलिए अब बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? इतना गलती काहे हो रहा है भाई? क्या करिएगा, खुद से टाइपिंग करते हैं, हमसे ही मिस्टेक हो जाता है। पर आप लोग के लिए सुधार देते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने? तो कृष्ण प्रथम ने। इनको कृष्ण राज भी कहा जाता है। कौन राज? तो कृष्ण राज। काफी प्रतापी राजा थे। और कैलाश मंदिर किस भगवान के लिए? तो भगवान शिव। तो सबको पता होगा। भगवान शिव जी के लिए कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम या कृष्ण राज ने। और ये किस मंदिर का उदाहरण है? ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, शैलकृत मंदिर का उदाहरण है। किस मंदिर का उदाहरण है? तो शैलकृत मंदिर का उदाहरण है। ठीक। और ये द्रविड़ स्थापित कला में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और क्या, ये जो कृष्ण प्रथम थे ये राष्ट्रकूट राजा थे और काफी प्रतापी राजा थे। और इन्होंने ही क्या कराया? भगवान शिव के मंदिर का, कैलाश मंदिर का, एलोरा वाला का निर्माण करवाया। एक पॉइंट और यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। यही हो जाएगा कौन मंदिर? तो कैलाश मंदिर। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? अब आया क्वेश्चन यहाँ पर, सबसे विरोध किसने किया था? तो ये किया था मराठा ने। तो मराठा हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और पॉइंट क्या जान सकते हैं? तो अगर आपसे पूछ दे कि भारत में मुगल का उत्तराधिकारी, भारत में मुगल का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? भारत में मुगल का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? मराठा को ही माना जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। और आपसे क्या पूछ लेता है कि मराठों का इतिहास, मराठों का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो किसके द्वारा? तो जेम्स ग्रांट के द्वारा। तो जेम्स ग्रांट के द्वारा लिखा गया है। जैसा प्रश्न वैसा सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलता है, वो भी आसान भाषा में।
एकदम बिहारी भाषा में कि आप लोग आसानी से समझ जाएं। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जितना हो सके ज़रूर जुड़िए। तो भारत में मुगल का उत्तराधिकारी कौन हो गया? मराठा ही। और मराठा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेम्स ग्रांट, सॉरी ग्रांट नहीं, ग्रांट, जेम्स ग्रांट। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि अगर पूछे कि भारत में अंग्रेजों का सबसे, यहाँ पे संबंधित है इसलिए नोट डाउन करवा दे रहे हैं ये पॉइंट भी, सशक्त विरोध करने वाला राजा कौन था? तो ये कौन था? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में आपको हम पहले बता चुके हैं सब कुछ। तो आप लोग पुराना सेशन भी देखा कीजिए, जो मैराथन चल रहा है उससे भी डेली उसको किया कीजिए, तभी आपको फायदा होगा, आपको हेल्प मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए अब मिलेंगे फिर से किसी और सब्जेक्ट का मैराथन लेके। तब तक के लिए आप लोग चैनल से जुड़ते रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ भी कमेंट सेक्शन में अगर इस सेशन से संबंधित हो तो कमेंट भी कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।